हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया और साथ ही में उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया, तो ज़रूर चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 MCQ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बेस्ड ऑन NCERT पे है। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त समूह AB का व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी रक्त समूह से वो रक्त ले सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात AB की जा रही है। तो आपको पता है कि AB जो ब्लड ग्रुप होता है, हम इसको किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप O, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात रक्त समूह की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। इस कार्य के लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर को, रक्त समूह की खोज के लिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज़ेरोफाइट किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो ज़ेरोफाइट है वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो रेगिस्तानों में उगने वाले जो पौधे होते हैं, या फिर मरुस्थल कह सकते हैं, तो दोनों करेक्ट होगा। रेगिस्तानों या फिर मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डायबिटीज़ रोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्वीटनर में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? जो डायबिटीज़ रोगी होते हैं उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है स्वीटनर में, ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 0 कैलोरीज। ऑप्शन में यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, 0 कैलोरीज। डायबिटीज़ किस कारण से होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज़, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, तो देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको पढ़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, डायोड एक खास तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो डायोड होते हैं, यानी जो अधिकतर डायोड जो बनाए जाते हैं वो अर्धचालक सामग्री के बनाए जाते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सभी आते हैं। साधारणतः जो डायोड होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देते हैं, जो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किससे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हम कर सकते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापने के लिए? अभी आपको पता होना चाहिए कि 1500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पायरोमीटर को हम लोग पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं, यानी अगर ऑप्शंस में आपको पायरोमीटर ना दिखे और वहाँ पे पूर्ण विकिरण तापमापी दिख जाए तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से हम अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है, अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पायरोमीटर जो है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो तापमापी होता है स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। अब ये पूछा सकता है कि स्टीफन का नियम क्या है, या फिर डायरेक्ट इनकी डिफिनेशंस को लिख करके पूछा सकता है कि यह किसका नियम है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्टीफन के नियम के अनुसार क्या होता है कि उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि ये किसका नियम है, तो ध्यान रखेंगे ये स्टीफन का नियम है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि वह तत्व जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में है, वह तत्व जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बात करें तो करीब 65% है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करें तो 18% तक हमारा कार्बन आता है, और थर्ड पॉइंट पे ध्यान रखेंगे 10% के करीब हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अक्सर ही पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हमारा यहाँ पे वेबर। ठीक है, वेबर को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट्स जैसे पूछा जा सकता है टेस्ला किसका जो कि ये मात्रक है। तो टेस्ला जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बताया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो टेस्ला तो ठीक है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, लेकिन अगर गॉस की बात करें तो गॉस किसका मात्रक है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र का CGS पद्धति में मात्रक होता है जो कि गॉस होता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि एक गॉस बराबर कितना होता है, एक गॉस की वैल्यूज होती है 10⁻⁻4 होता है। और हेनरी जो होता है वो किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पार्किंस रोग के खिलाफ उपचार के विकास में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या, अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कार्लसन, ठीक है। कार्लसन इज द राइट आंसर। अब इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इनका पूरा नाम जो था वो अरविंद कार्लसन था, ठीक है। अरविंद कार्लसन एक स्वीडिश न्यूरोपैथोलॉजिस्ट थे जो कि अपने काम के लिए न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और पार्किंस रोग में इनके प्रभावों से सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, ठीक है। अब इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था डोपामाइन पर अपने काम के लिए, जो कि कार्लसन को 2000 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 2000 ईस्वी में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? आपको पता है सबसे बड़ी हड्डी फीमर जानते हैं। तो हिंदी में उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उरू अस्थि कहा जाता है, ठीक है। जांग की हड्डी होती है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए क्या करके देखते हैं। ऑडोमीटर की बात करें तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला एक यंत्र होता है, बिल्कुल सही है। ऑन्डोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का एक यंत्र होता है ऑन्डोमीटर, ठीक है। ध्वनि तीव्रता का मापक युक्ति होता है ऑडियोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी के सभी जो मिलान दिए गए थे वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑन्डोमीटर आप ध्यान रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला एक यंत्र होता है ऑन्डोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका जो झिल्ली है वो किस पदार्थ से बनी होती है? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस थोड़ा सा पॉइंट्स को समझ लीजिए कि कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर के होता है। इसमें से बाहरी और भीतरी जो परत होती है वो प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है, जबकि मध्य वाली जो परत होती है वो इसका निर्माण लिपिड कह सकते हैं या फिर वसा, यानी लिपिड या फिर वसा से होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है। तो यहाँ पे बात ये नहीं कहा जा रहा है कि बाहरी झिल्ली, अंदर की झिल्ली, मध्य परत, ये कुछ नहीं कहा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपसे झिल्ली पूछ जा रही है। तो हम यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो करेंगे, जैसे कि फास्फोलिपिड यहाँ पे दिया गया, एक तो ये होगा, और उस तरह से प्रोटीन को भी टिक करेंगे, यानी हम ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेफिनेटली ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हम लोग NCERT बेस पे चल रहे हैं, जो कि आपको पता है कि सारे एग्जाम्स में अब डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो विटामिन B1 का नाम थायमिन, बिल्कुल सही। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, ये भी बिल्कुल सही। विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम बात करें B12, तो B12 का कैल्सीफेरॉल नहीं होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन D का नाम है। और अगर हम B12 की बात करें तो इसको हम लोग साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ध्यान रखेंगे साइनोकोबालामीन, यानी कोबाला, यहाँ पे कोबाल्ट आता है, तो विटामिन B12 में ही कोबाल्ट आता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे किसके साथ सुमेलित करना है? तो पहला तो उपकरण और यंत्र दिया गया और इसके मापन की राशि है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं। अगर हम बात करें ए मीटर, कभी कभी लिखता है, कभी कभी आ मीटर लिखता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ए मीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए किया जाता है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच होना चाहिए। ए का 3 के साथ मैच कर रहा है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे हाइग्रोमीटर अक्सर देखने को मिलता है, तो हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता के मापन में करते हैं, बी का 4 के साथ। उसी तरह से स्प्रिंग तुला की बात करें, स्प्रिंग तुला बाहर के लिए किया जाता है, सी का 2 के साथ। और बैरोमीटर तो आपको पता ही होगा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव के लिए, तो डी का 1 के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बताइए क्या होगा। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक का मतलब होता है जो कि हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि जमा हो गया, और ये जो कि कह सकते हैं ये जो उबलता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम पानी में नमक मिलाने पर क्या होगा, तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यानी कि क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा जबकि उसका हिमांक जो है वो घट जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखिए, किसी विलायक में कोई विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक बढ़ जाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये विलायक क्या है और ये विलय क्या है। तो देखिए, विलायक जो होता है जिसमें हम लोग कोई चीज़ मिलाते हैं, जैसे अगर हम पानी और नमक की बात करें तो विलायक यहाँ पे हो गया हमारा पानी, और विलय जो जिसको मिलाते हैं उसको हम विलय कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें विलय के रूप में तो नमक हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो कि किसी विलायक में कोई विलय, अगर किसी हम यहाँ पे पानी की बात करें तो अगर पानी में कोई नमक मिलाने पर विलायक के जो क्वथनांक होता है, यानी कि पानी का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह तब होता है जब कोई अवाष्पशील विलय जैसे नमक किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में मिश्रित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, आपको पता है कि जल का जो क्वथनांक है, जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर इसमें हम जल में नमक मिला दिया जाए तो इसका जो क्वथनांक होगा, जल का जो क्वथनांक होगा 100 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है थोड़ा सा लॉजिकली। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना ये है कि यहाँ पे बोला क्या गया। अगर हवा की अनुपस्थिति बोलता तो वहाँ पे कंडीशन अलग हो जाता, और हवा में बोला जाता वहाँ पे कंडीशन अलग हो जाता। अगर हवा की अनुपस्थिति में रहता तो दोनों वस्तुएं समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता कि वो दोनों जो अगर ज़मीन पे आते तो वो दोनों समान समय पे आते, ये एक साथ आते। लेकिन अगर हवा वहाँ पे मौजूद हो तो जो भारी होगा वो पहले गिर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लकड़ी की गेंद यहाँ पे बाद में गिरेगी। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को बिल्कुल अच्छे तरीके से टिक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस में निर्वात अगर बात करें तो वहाँ पे दोनों एक समान गिरते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन बी भी थोड़ा सा लग रहा है ना कि एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। हाँ, ये बिल्कुल भी सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते थे कि इनमें से कोई नहीं, या फिर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन रखना चाहिए था मुझे कि बी और सी दोनों, ठीक है। एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी। तो बात वही हुआ कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही आंसर होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करना चाहिए था कि बी और सी हमारा दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। चलिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा यौगिक कृत्रिम वर्षा के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और वो जो हमारा यौगिक है वो कौन सा है, तो सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, और यह क्लाउड सीडिंग के रूप में भी जाना जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम के संशोधन का एक रूप है जो कि बादलों से गिरने वाली वर्षा की मात्रा या फिर प्रकार को बदलने का एक तरीका होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ जाता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा यौगिक है, तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है जिसको हम LSD कहते हैं, और LSD का मतलब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लाइसेर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, ठीक है। एक दवा के रूप है, प्रयोग किया जाता है, और ये काफ़ी खतरनाक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, तो राइट आंसर क्या होगा, हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, हलाउसिनेशन, ठीक है। हलाउसिनेशन यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़िए, इसको पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि LSD, मैं आपको बता दूं LSD ना कहा करके इसको कभी कभी LSD-25 भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए, LSD एक दवा है जिसका उपयोग जो कि हलाउसिनेशन यानी क्या होता है, हलाउसिनेशन का मतलब भ्रम के लिए, ठीक है। भ्रम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। LSD एक अर्धसंश्लेषित औषधि है जो कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है। इसको खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और आसपास के वातावरण से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यह सब बातें सोचने लगता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इसका जो लोग सेवन करते हैं किस तरह से करते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू ही किया जाता है। तो इस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझा होगा। यानी कि यह हाउसिनेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, भ्रम के लिए किया जाता है, भ्रम पैदा करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार होती है? तो कौन सी फेनोमेना यहाँ पे कार्य करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, यहाँ पे तीनों घटनाएं काम करती है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आपको देखने को मिला होगा, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक ही ताप पर एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम किसका है, या फिर यह नियम कौन सा है? तो ये जो नियम है एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है, हम ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो चिप्स की जो थैली में पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग किया जाता, और वो कौन सा है? और वो है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, टेकोफेरॉल। पैराडॉक्सिन B6 आपने देखा था, राइबोफ्लेविन B2 देखा था, और रेटिनॉल विटामिन ए होता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है, इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत में। देखिए, कभी कभी छोटी आंत ना लिख करके इसको क्षुद्रांत कहता है। ठीक है, क्षुद्रांत का मतलब भी छोटी आंत ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किडनी का आवरण या फिर झिल्ली कह सकते हैं, क्या कहलाता है? तो किडनी का आवरण या फिर झिल्ली क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पेरिटोनियम। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पेरिटोनियम से संबंधित मैंने पूरी पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कि एलोसोम क्या होते हैं? देखिए, एलोसोम क्या होते हैं? तो एलोसोम के नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एलोसोम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो एलोसोम होता है, कह सकते हैं एलोसोम एक लिंग निर्धारण गुणसूत्र, या फिर कह सकते हैं इसको विषम गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जो जोड़ी होती है गुणसूत्र, वो सभी में समान होता है। 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है उसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और जिसमें क्या होता है कि महिलाओं के 2X, ठीक है, 2X गुणसूत्र, और पुरुषों के 1X और दूसरा Y गुणसूत्र जो है वो काम करता है, और यहाँ पे लिंग निर्धारण का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को कहते हैं एलोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कौन बदलता है? आपको ये बताना है। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और वो है लीवर। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, लीवर। क्लियर, लीवर यानी कि यकृत, और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो उच्च होने का कारण होता है कि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर दाब डालने पर या फिर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। जब बर्फ़ पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अगर शरीर अस्थिर संतुलन में है, अस्थिर संतुलन में, तो निम्न में से कौन सा जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में सत्य है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जितना संभव हो उतना उच्च होना चाहिए। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जितना संभव उतना उच्च होना चाहिए, और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किसी भी वस्तु की ज्यामितीय संपत्ति है। ठीक है, किसी भी वस्तु का ज्यामितीय संपत्ति है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किसी वस्तु के वजन का अत्यधिक स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप बी को टिक करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से सूटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न गैसों में से कौन सा हवा की तुलना में हल्का है?
बताइए कौन सी जो गैस है वो हवा की तुलना में हल्का होता है। तो यहाँ पे सही आंसर, ऐसे बहुत सारे गैसें होते हैं जिसके बारे में आपके आगे देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करें ऑप्शंस के थ्रू करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है वो गैस हवा से हल्का होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होता है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को पढ़ करके समझ सकते हैं। जैसे कि निर्जल मतलब जहाँ पे उसमें जल नहीं होता है, यानी कि ठीक है, निर्जल अमोनिया गैस हवा की तुलना में हल्का होती है। ठीक है, निर्जल अमोनिया जो गैस है वो हवा की तुलना में हल्की होती है। हालांकि नमी जैसे कि उच्च सापेक्ष आर्द्रता की उपस्थिति में तरलीकृत कह सकते हैं, यानी कि अगर लिक्विड फॉर्म में अगर हम देखें तो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया जो गैस होगा वो हवाओं से भारी हो जाता है। और देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हवा की तुलना में हल्की होती है। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में ये सब भी रहता तो आप वहाँ पर टिक कर सकते थे। आई होप कि आप पॉइंट्स ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चर्म शोधन यानी कि लेदर जो टैनिंग होता है उद्योग में कर्मी किससे पीड़ित होते हैं। चर्म उद्योग में जो कर्मी होते हैं वो किससे पीड़ित होते हैं, तो राइट आंसर होगा चर्म रोग से पीड़ित होते हैं। अब ये क्यों होते हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि चर्म उद्योग की संस्थाओं में पशु चर्म के शोधन के लिए क्रोमियम विलयन, ठीक है, क्रोमियम विलयन का प्रयोग किया जाता है, और यह जो विलयन होता है त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और ख़तरनाक होता है। तो क्रोमियम विलयन के कारण ही होता है ऐसा, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। जस्ट मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही अपनी वेबसाइट पे ग्रीन हाउस से संबंधित सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करके बताए थे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, इनके प्रभाव क्या होते हैं, इनमें गैसें कौन कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसने अवधारणा दी थी, वो सभी चीज़ें मैंने आपको वेबसाइट पर अपलोड की थी, पोस्ट किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा जा करके पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल सही आंसर की हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो है जलवाष्प। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में सही कथन को अंकित करें। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो हम यहाँ पे बता दें आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ओजोन परत की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्टियोसाइट्स जो कि अस्थि में पाए जाते हैं, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि क्रोमोसोम किससे मिलकर के बनते हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, यानी कि डीएनए और प्रोटीन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए। देखिए इस पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रत्येक कोशिका में नाभिक में जो कि डीएनए होता है, अणु को गुणसूत्र क्रोमोसोम नामक धागे जैसी संरचनाओं में पैक किया जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, जो कई बार प्रोटीन के आसपास कसकर घिरा होता है, जो हिस्टोन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिस्टोन कहलाता है, जो इसकी संरचना का समर्थन करती है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए, यहाँ पे देखिए डीएनए और ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी साहचर्य लाइकेन बनाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा सकता है कि लाइकेन किससे बनता है, या फिर लाइकेन किनका योग है। ठीक है, तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक से मिलकर के बनता है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का खाद्य भाग कौन सा होता है। नारियल का खाने वाला जो भाग होता है वो कौन सा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, एंडोस्पर्म यानी कि अंतःबीज कह सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। देखिए केला जो है वो कई विटामिन का स्रोत होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे केले से न केवल एनर्जी मिलती है बल्कि कई पोषक तत्व भी इसमें मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन भी मिलता है।
भी होता है। ठीक है, केले में 64.3% पानी होता है, 1.3% प्रोटीन होता है, 24.7% जो कि कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। यानी कि केला कई तरह से बात करें तो इसमें कई विटामिन होते हैं, कई पोषक तत्व भी होते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 40 MCQ क्लियर किया। आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह से आपको जो कि पढ़ाया जा रहा है, हर एग्जाम्स को लेकर के चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।